सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम लोग आरआरबी से संबंधित, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको लेकर के जीके जीएस से जितने भी प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछली जो है 3 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आज जो है कवर करने वाले हैं 4/1/2021 को आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। और ये 3 जो है यहाँ पर 4 जनवरी 2021 का पेपर सेट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक बार लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं क्लास पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है और इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न सबसे ज़्यादा जो है बनते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। आप लोग इन अगर प्रश्नों को कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर 90% कहूँगा आपका जो है यहाँ पर जो है कवर हो जाएगा। 10% जो है क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऑनलाइन एग्जाम में हो चुके प्रश्न पत्र से ही प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है, नवंबर 2020 की बात है, तो नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, ठीक है। ये उस टाइम की बात है जब नवंबर 2020 तक का पूछा गया है। अब चल रही है 2024, तो अब जो है यहाँ पर प्रचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टरों में यहाँ पर डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, इस चीज़ को लेकर आप लोगों को कमेंट करना है। फिलहाल आपको 2020 तक का बता देना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो आप लोगों को देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए भारत में जो है कुल 7 जो है परमाणु ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें से 22 प्रचालित जो है नाभिकीय रिएक्टर हैं। तो अभी जो है यहाँ पर 2020 तक जो है 22 हैं, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर। तो इसके बाद के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भारत का अगर पहला परमाणु रिएक्टर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं उनको हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को देखना है, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का निर्माण जो है 1956 में हुआ था, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो अप्सरा था। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनमें से 18 रिएक्टर जो है यहाँ पर PHWR किस्म के तथा 4 साधारण जल रिएक्टर हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। आपसे पूछा गया है न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है, और देखिए इससे प्रश्न बनता ही बनता है, याद रखना न्यूटन के गति का जो नियम है उससे प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, आप लोगों को इसका बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो क्या संवेग का नियम है, गति का नियम है, जड़त्व का नियम है, विस्थापन का नियम है। इन चारों में से आपको बताना है। देखिए अच्छी तरह आप लोगों को पता है जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जड़त्व का जो है नियम क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 जो है न्यूटन के नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा न्यूटन के कितने नियम हैं, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और थर्ड, 3 जो है न्यूटन के नियम है। पहला नियम जो है हम लोग बोलते हैं उसे जड़त्व का नियम, ठीक है। पहला क्या होता है, जड़त्व का नियम। और दूसरा क्या होता है, संवेग का नियम, ठीक है। और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे तीनों नियम के बारे में, और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को
जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं, ठीक है। अब देखिएगा प्रथम नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आप लोग बस में चलते हैं, ठीक है, ठीक है, बस में जा रहे हैं आप, और तो गति में रहेगी। देखिए यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। आप बस पर हैं और ये देखिए बस चल रही है, ठीक है। अब आप इस पे हैं तो आप किस में रहेंगे, गति पर रहेंगे, ठीक है। और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो आप विरामावस्था में रहेंगे। अब ये खड़ी है, ये चल रही है, तब भी यहाँ पर आप जो है विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। उसको हम क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका संवेग का नियम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, संवेग का नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर आपको दूसरा, यहाँ पर न्यूटन का जो नियम है वो क्या है, F बराबर ma, ठीक है। तो इस पर कहने का मतलब ये है, कोई भी वस्तु पर जब तक बल नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पर किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह पता होगा, यहाँ पर जब भी हम बंदूक या गोली चलाते हैं तो क्या होता है, ये हमें पीछे की तरफ झटका देती है, तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है बताइएगा, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी, ठीक है। भारत में जो है पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी आपको बताना है। 1856 में चली थी, 1853 में चली, 1854 में, 1857 में। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सभी को पता होगा जो पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी, 1853 में, ठीक है। कब चली थी, 1853 में। और डेट भी आपको याद रखना है 16 अप्रैल, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी, और कहाँ से कहाँ चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी, जिसकी कुल दूरी कितनी थी, वो 34 किलोमीटर थी, ठीक है। पहली बार जो ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी चली थी और मुंबई से ठाणे की ओर चली थी। यह साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा है संचालित की गई थी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसकी पीडीएफ जो लोग चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपको बताना है। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछा है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ भाई आप लोगों का दक्षिण में कौन सा बिंदु है भारत देश का, तो केप कैमोरिन है, कन्याकुमारी है, करौणी है, इंदिरा पॉइंट है। ये 4 ऑप्शन आपसे पूछे हैं, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सा होगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं यहाँ पर इंदिरा पॉइंट बताते, नहीं भाई, अंडमान निकोबार में भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमारा रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कन्याकुमारी नहीं, क्या होता है इंदिरा पॉइंट भी है। तो यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है हमारे देश का दक्षिणतम बिंदु है, याद रखना है, ओके। और जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपको मैंने बताया कहाँ, ठीक है, जो कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले क्या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, ठीक है। प्रायद्वीपीय अगर पूछा जाए तो यहाँ पर
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है तमिलनाडु के यहाँ पर कोमोरिन कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु जो है, चलिए बता देता हूँ, सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पर किबथू। ठीक है, पूर्वी बिंदु किबथू होगा और अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पड़ेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पूर्वी हो गया। पश्चिमी जो है यहाँ पर अगर पूछा जाए प्रायद्वीप में तो कन्याकुमारी। दक्षिणतम, ठीक है, यहाँ पर कन्याकुमारी। और अगर आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, निकोबार में इंदिरा पॉइंट। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपसे पश्चिमी पूछा जाए तो क्या होगा, गुहार। पश्चिमी क्या हो जाएगा, गुहार मोती। गुहार मोती गुजरात। ठीक है, गुजरात। तथा सबसे उत्तरी जो बिंदु जो है इंदिरा कौल, लद्दाख पड़ेगा। ठीक है, क्या, इंदिरा कौल, कहाँ, लद्दाख में। ठीक है, तो ये आपको मैंने चारों बता दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो है पूर्व क्या, किबथू। ठीक है, और दक्षिणतम क्या होगा, कन्याकुमारी। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा वो होगा यहाँ पर कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, निकोबार में इंदिरा पॉइंट। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर बताना है पश्चिमी, सबसे पश्चिमी कौन सा होगा, तो बिंदु। ठीक है, पश्चिमी जो है, पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, पश्चिमी बिंदु बताइएगा कौन सा होगा, पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, गुजरात में पड़ेगा, जो कि होगा गुहार मोती। गुहार मोती। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पूर्वी कौन सा होगा, तो इंदिरा कौल, लद्दाख। ठीक है, इंदिरा कौल, लद्दाख, जो कि लद्दाख में पड़ेगा। चारों हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर डिटेल, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। आपको बताना है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है 1653 में, 1655 में, 1652 में, 1656 में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में जामा मस्जिद स्थित है, इसको भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था, इसको जान लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1656। 1656 में जो है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवा दिया गया था। तो इसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। ठीक है, किसने कराया, शाहजहां ने। ओके, और इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मस्जिद ए जहानुमा। ठीक है, क्या कहते हैं, जहानुमा। ओके, इतना याद रखना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विश्व को दर्शाती मस्जिद। ठीक है, यह लाल पत्थर तथा संगमरमर से बनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1656 में शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया गया। ठीक है, तो ये रहा इसका डिटेल। चलिए अब आ गए हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आपसे पूछा है GSAT 31 क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो GSAT, ठीक है, अर्थात GSAT 31 क्या है। नेविगेशनल उपग्रह है, दूर संचार उपग्रह है, ध्रुवीय उपग्रह है, प्रयोगात्मक उपग्रह है। बताइएगा इन चारों में से करेक्ट क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर, सही जवाब आता है, बताइएगा। देखिए चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, GSAT 31 क्या है। तो ये क्या होगा, देखिए दूर संचार उपग्रह। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूर संचार उपग्रह बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ष 2019 में, ध्यान रखना है, वर्ष 2019 में इसरो द्वारा, ठीक है, किसने, इसरो ने कौरू प्रक्षेपण बेस, ठीक है, कहाँ से, कौरू प्रक्षेपण बेस
फ्रेंच गुयाना से GSAT-31, ठीक है, GSAT-31 जो कि दे रखा है, नामक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। और यह GSAT-31 देश का 40वां संचार उपग्रह है। कौन सा है? 40वां, ध्यान रखना है, 40वां जो है संचार उपग्रह है, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। चलिए, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? आपको बताना है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? 1984 में, सितंबर 1984 में, सितंबर 1986 में, सितंबर 1985 में, या फिर सितंबर 1987 में। आपसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब हुआ था पूछ लिया गया है, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? 1984 सितंबर में, ठीक है। तो गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन जो हुआ था वो सितंबर 1984 में हुआ था। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का लक्ष्य गांधी जी के जो जीवन के लक्ष्य और विचार का प्रचार करना है, ठीक है, विचार और उनका जो है जीवन का लक्ष्य उसका प्रचार करना है, ठीक है। तो सितंबर 1984। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आपका GK GS से, ठीक है, बताना है इसको। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। बताना है फतेहपुर सीकरी स्थित जो बुलंद दरवाज़ा है अकबर द्वारा किसकी विजय पर, ठीक है, कश्मीर की, गुजरात की, बंगाल की, मेवाड़ की अपनी विजय के प्रतीक रूप में बनवाया गया था। तो बताना है आपको जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है गया बुलंद दरवाज़ा वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। लेकिन इसको ये बताना है कि किसकी विजय पर, ठीक है, अपनी अकबर द्वारा गुजरात की विजय पर, ठीक है, ऐसे बोलो, ठीक है, किसकी? गुजरात की विजय पर, गुजरात पर अपनी विजय प्रतीक के रूप में बनवाया गया था, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं आपके इसी क्वेश्चन से, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद आपको बताना है, देखिए अब इसका निर्माण कब करवाया था बुलंद दरवाज़ा का, तो देखिए 1573 में, 1573 ईस्वी में गुजरात विजय दिवस की स्मृति में प्रारंभ हुआ। फतेहपुर सीकरी में इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो दीवान-ए-आलम, ठीक है, दीवान-ए-आलम ध्यान रखना है। चलिए, दीवान-ए-आलम, दीवान-ए-खास, जामा मस्जिद। चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या स्थित है, देखिएगा। फतेहपुर सीकरी में इसके अलावा जो है दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, हिरन मीनार, मीना बाज़ार, हवा महल, पंच महल, मरियम का महल, जोधा का महल आदि जो है इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं, ठीक है, याद रखना है। तो फतेहपुर सीकरी में बहुत सी चीज़ें स्थित हैं, ये सभी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपसे अगर पूछा जाए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जब चींटी ऐसे करके काट लेती है तो उसमें कौन सा डंक मारती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सेकंड मैथेनोइक अम्ल, ऑप्शन थर्ड एसिटिक अम्ल, ऑप्शन फोर टार्टरिक अम्ल।
ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा। देखिए यहाँ पर अगर चींटी हमको काटती है तो उसके डंक में भाई हमारे जो है अंदर शरीर में डाल देती है वो क्या, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड, अर्थात यहाँ पर मेथेनोइक एसिड जो है हमारे शरीर में पहुँच जाता है। तो चींटी के डंक में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, अब आपसे देखिए वहीं अगर पूछा जाए कि एस्टिक अम्ल, ठीक है, एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, सिरका में, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए दूध का खट्टा होना, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दही में। ठीक है, किस में, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, अर्थात जब दूध खट्टा हो जाता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है, टाटरिक अम्ल। ठीक है, इमली में पाया जाता है टाटरिक अम्ल। तो टाटरी आपने देखा, टाटरी वाला चूरन, उसी को कहते हैं इमली। ठीक है, इमली में टाटरी अम्ल पाया जाता है, टाटरिक अम्ल। ठीक है, अब आ जाइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइएगा। 1856 में, 1854 में, 1855 में, 1858 में। तो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि पहले जो है ऐसा कानून नहीं था, अब जो है कानून है। तो हिंदू जो है विधवा हो जाती हैं जो स्त्रियां, उनका पुनर्विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष पारित कर दिया गया, बताना है आपको। ये रहा आपका 1856, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो है पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को समाज में स्थान दिलवाने का कार्य किया था। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवाओं को, विवाह को समाज में स्थान दिलवाने का कार्य किया था। 1856 में भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो कौन था। अब आपको बताना है कि जब ये नियम पारित हुआ था तो 1856 में आपको बताना है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, बताना है। कौन था पता है, लॉर्ड कैनिंग। 1856 में कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल तो जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब आ गया है आपका अगला क्वेश्चन, टैक्सोल। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, आपको बताना है। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सूची वृक्ष, ऑप्शन सेकंड चीड़, ऑप्शन थर्ड देवदार, ऑप्शन फोर नीम। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिएगा, तो टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर होगा सूची वृक्ष। ठीक है, यू। ठीक है, निकाला जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। किधर, उत्तरी गोलार्ध जो है उधर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, सूची वृक्ष जो है कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, कैंसर रोधी जो है दवा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से देखिए पूछा गया है,
यहाँ पर देखिए आप सभी से पूछा गया है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। आपको बताना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन है, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आपसे मैं क्या कहूँ, रेलवे जो है कहीं न कहीं बार बार पटक देता है, ठीक है। आपको इसको बिल्कुल बिना बेहिचक याद करना है, ठीक है, भूलना तो है ही नहीं, ठीक है। तो यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है आपसे पूछा है। अगर आपके सामने यू बनकर आ जाए भाई तो आपको न्यू याद रखना है, यू नी, ठीक है, यू नी, तो आपको न्यू, ठीक है, यहाँ पर न्यू यहीं से बनाना है, एन आई के बाद यू को उठाकर वापस कर देना है न्यू, अर्थात न्यूयॉर्क, ठीक है। ये रही भाई मेरी सिंपल सी ट्रिक। आपको यू नी से न्यू सीधा उठा लेना है और यहीं पे टिक मार देना है न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, वो है न्यूयॉर्क, ठीक है, ध्यान रखना है। आ चुके हैं, इसका डिटेल थोड़ा सा हम बता देते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। यूनिसेफ का निर्माण विकासशील देशों के बच्चों और महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखना है इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है कब की गई थी, 11 दिसंबर, कब, 11 दिसंबर को 1946 को की गई थी, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। और पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था, लेकिन यूनिसेफ का जो है निर्माण विकासशील देशों के बच्चों और महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया था। अब यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1965 में, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड जो है मिल चुका है, ठीक है। अब चल रहे हैं साथ साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने, देखिएगा, देख सकते हैं टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, बताना है। ऑप्शन फर्स्ट इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, ऑप्शन सेकंड इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, ऑप्शन थर्ड है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, चौथा ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है, मैंने इससे पहले जो है एक पेपर कराया था उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, टेलीकॉम क्षेत्र में जो है आईएसपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, जिसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आईएसपी जो है क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही आंसर हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहाँ पर इससे थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिएगा। यह कंपनी है जो लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है, ठीक है। ये क्या है, एक कंपनी है जो कि लोगों को कनेक्शन प्रदान करती है टेलीकॉम क्षेत्र में, ठीक है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त पहली, ठीक है, 1995, इंटरनेट सेवा 1995 से विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, ठीक है, ये विदेश है, और अगर बी हो जाए तो भारत संचार निगम लिमिटेड हो जाएगा, BSNL, ठीक है। तो कितना अच्छी बात है कि 15 अगस्त 1995 को हमारे यहाँ BSNL था, ठीक है, अर्थात विदेशी, ठीक है, बी का मतलब विदेशी, और इसमें अगर बी लगा दें तो हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है।
ये रहा आपका बिल्कुल सही आंसर। 15 अगस्त 1995 को पहली बार जो है इंटरनेट सेवा उपलब्ध हुई थी। आ चुका है आपके सामने अगला क्वेश्चन। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? आपको बताना है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर नई दिल्ली से लखनऊ, नई दिल्ली से मुंबई, नई दिल्ली से कानपुर, नई दिल्ली से कटरा। ठीक है, जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो किन दो शहरों के बीच चलती है, आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है, तो दूसरी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली से कटरा के लिए चलती है। ठीक है, तो वर्ष 2019 में, ठीक है, वर्ष 2019 में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई। वंदे भारत का नाम ट्रेन 18 है। ठीक है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। आपसे देखिए दोनों पूछी जा सकती हैं, नई दिल्ली से कटरा दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, और पहली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस वो चली कहाँ, दिल्ली से वाराणसी। ओके, ध्यान रखना है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपसे पूछा गया है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, इंदिरा गांधी, डी है अरुण कृष्णन। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ठीक है, तो भारत कौन सा है, सबसे बड़ा, फर्स्ट नंबर पर विश्व में। दूसरी बात, 1 जून को प्रतिवर्ष जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब, 1 जून को। ठीक है, वो 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। और विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 में खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, FAO द्वारा शुरू किया गया था। तो विश्व दुग्ध दिवस जो है कब शुरू किया गया, 1 जून को जो मनाया जाता है वो 2001 में शुरू किया गया था। और कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाते हैं। चलिए, ये सब जान लिया होगा। अब हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, किसने लिखी है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के सभी प्रश्न कराने वाले हैं, जीके के हों चाहे जीएस के हों, और सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे आपके PYQ यहाँ पर जो हम कराने वाले हैं। तो ध्यान रखना है। सभी दोस्तों में प्लीज़ एक बार शेयर जरूर करें और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दें। सभी यहाँ पर जो भी लोग पहली बार आए हैं सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासें आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहें। ठीक है, और इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपको ये सभी प्रश्न हम कराने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।